जय हिंद दोस्तों। और यह जो वीडियो है 2013 के सीटेट पेपर 1 के बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र का विश्लेषण का है। यह वीडियो आपको सीटेट, एसटेट, एएमआरएस, DSSB और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमें लाइक करें हमारे चैनल को और कमेंट करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। और अगर आपको लगता है कि मुझे दोस्तों में शेयर भी करना चाहिए तो बिल्कुल भी कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि कौन से जो खाली जगह है तो वहाँ कौन से जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन के अतिरिक्त, यानी वो वाला ऑप्शन नहीं है, कौन से ऑप्शन के अतिरिक्त यानी इस ऑप्शन को छोड़ के बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितन सिद्धांत में संबोधित किया। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितन सिद्धांत के बारे में सवाल थे और इस वीडियो में भी देखिए आया है, यानी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आप बताइए ये कौन सा नहीं है इसमें से। तो इसका जो है सामाजिक का जो था वो दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने, स्टर्नबर्ग ने नहीं दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है, किस प्रकार की बुद्धि पर बल देता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत था वह प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, विलक्षण योग्यता का मतलब होता है जो अद्भुत योग्यताएं किसी किसी के अंदर होती हैं। अगला है थ प च ध्वनियाँ जो है ये स्वनिम ध्वनियाँ हैं, ये शब्द तो है नहीं। ध्वनि यानी वर्ण, ये रूप अगर हम कहें, अगर यहाँ ध्वनियाँ नहीं लिखा रहता तो स्वनिम नहीं होता है, तो फिर रूपीम हो जाता है। और ये शब्द तो है नहीं। और जिस प्रकार हम लिखते हैं, जैसे ये थ लिखते हैं, है ना, तो थ लिखते हैं तो ये जो लिखें, जो इसका जो लिपि टाइप का जो हम लिखें, कुछ भी अक्षर लिखें ना, जैसे क ऐसे लिखाता है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाता लेखिम, ठीक है। और इसका सिर्फ थ बोलते तो आपके दिमाग में थ इस तरह आता तो वो रूप आया, हो गया रूपीम। और स्वनिम का मतलब उच्चारण, है ना, तो इसका सही उत्तर है स्वनिम। नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में जेंडर, देखिए जेंडर से कितना सवाल आया है आप सोच भी नहीं सकते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। दूसरा देखते हैं। अच्छी लड़की अच्छा लड़का, ये तो कह नहीं सकते हैं, तो आप पक्षपात कर रहे हैं, ये तो कट गया, ये नहीं करना। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित, डीमोटिवेट, ये तो नहीं कर सकते हैं। जो कि लड़कों को जोखिम और निर्भीक बनाने के लिए नहीं, लड़कियों को क्यों नहीं, तो इसका सबसे सही उत्तर है एक। पारंपरिक तरीका क्या है हम बताते हैं। लड़के होशियार होते हैं, लड़कियां मूर्ख होती हैं। लड़के भारी काम कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। ये सब बातें आज भी चल रही हैं और इसे ही कहा जाता है जेंडर रूढ़िबद्धता। नेक्स्ट है। विद्यालयों को किसके लिए, विद्यालय जो होता है वो किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो किस काम के लिए व्यक्तिगत भिन्नता जो है किस काम के लिए करना चाहिए देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करता है। भिन्नता कभी खाई को कैसे कम करेगा, वो तो कभी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है। शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यता को सम्मान करने के लिए, ये कैसा बात है भाई, आप एक तरफ अलग करें दूसरों को समान, तो ये तो सेट ही नहीं हो रहा सेंटेंस। नेक्स्ट है। यह समझने के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने में योग्य है, यही तो सबसे सही आंसर है। ये आपको अगर अलग अलग प्रकार के बच्चे नहीं मिलेंगे तो आप उनकी योग्यता और अयोग्यता का पता नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है। देखते हैं ऑप्शन को।
बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ये तो बढ़िया लग रहा है मुझे। दूसरा है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव। देखिए, भिन्नताओं को आप समाप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, उसके माता पिता कैसे हैं, आप ये इतना नहीं कर सकते हैं। धीमी गति के विद्यार्थियों को अलग कक्षा विद्यालय में भेजना ये तो गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा, समावेशी शिक्षा का ही तो विरोध हो गया ये। और समान स्तर का पाठचर्या का अनुगमन करना सभी के लिए नहीं। यदि कोई कमज़ोर बालक है तो आपको उस पर विशेष ध्यान देना होगा। तो सबसे सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप उसे एक बार ज़रूर देखिए। यहाँ से इस चैप्टर से 2 सवाल 100% आते हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो क्या करता है, आपको बच्चे को पर डे देखना है, उसको अवलोकन करना है, उसका रिकॉर्ड रखना है और उसको जो सुधार की ज़रूरत है आपको वो लागू करना है। नेक्स्ट है विद्यालय आधारित आकलन शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता। नहीं, ये कैसे कम कर देगा? जवाबदेही तो बहुत बड़ी है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानक नहीं में बाधा उत्पन्न करता नहीं करता है। आकलन तो बढ़िया चीज़ है ना। परिचित वातावरण में, हाँ ये सही। देखिए, विद्यालय आपका है, बच्चे आपके हैं, तो आप परिचित हैं वातावरण से। ऐसे में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। आप देखे होंगे बहुत ऐसे लोग हैं जो नई जगह पे जाते हैं चुपचाप रहते हैं, लेकिन जब कुछ दिन उसका जान पहचान हो जाता है तो वो बहुत बोलना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है सीखने की तत्परता किस ओर संकेत करती है। सीखने की जो तत्परता है वो संकेत करती सीखने में सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। यही वाला सही उत्तर है कि वर्तमान में बच्चे जो है तत्पर हैं कि नहीं हैं। तो अगर उनका स्तर अच्छा है, वो समझ रहे हैं, तो वो सीखने में तत्पर रहेंगे। लेकिन कुछ बच्चे देखे होंगे, आपको मिले होंगे, जो नहीं समझते हैं, वो चुपचाप पीछे में जाके दो बक्का बैठे रहते हैं, वो छुपना चाहते हैं, यानी वो तत्पर नहीं है। नेक्स्ट है एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। अभी नाम बदल के क्या कर दिया गया है, दिव्यांगता। ठीक है, ये पहले का क्वेश्चन है, इसलिए निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना उचित होगा। हम ये कहेंगे कि पहिया कुर्सी यानी व्हील चेयर लेकर के हॉल में जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेलो। दूसरा कहेंगे कि जो बच्चे इस तरह की असुविधा से ग्रस्त हैं वो चुपचाप बैठे रहें, गतिविधि में भाग लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हम नहीं कह सकते। हम ये कहेंगे, उसे मोटिवेट कहेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, पोलियो मारा है तुम्हारा पैर में, तो तुम एक काम करो, तुम गाना सुना दो, तुमको खेलने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें सबको साथ में लेके चलना होगा। तो हम ये कहेंगे तुम एक काम करो, तुम वो खेलना, तुम अपना बैसाखी लेके आ जाओ और खेलो साथ में। तो देखो हम उसको मोटिवेट भी कर दिए, वो उसको ये भी हीन भावना नहीं आएगा कि हमको अलग समझा जाता है। इसके अलावे निम्नलिखित में सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। यानी इसमें जो है एक कारक ऐसा है जो अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं करता है, उसको छोड़, वही वाला आपको बताना है कौन सा कारक है जो अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं करता है। सेरेब्रल डिस्फंक्शन यानी शरीर में विकार। सेरेब्रल जो माना जाता है, एक सेरेब्रम और सेरेब्लम होता है, तो ये मस्तिष्क संबंधी है, तो उसमें इन्फेक्शन है, डिसइंफेक्शन है, तो विकार उत्पन्न होगा। संवेग उसका अच्छा नहीं है, वो दुखी है, तो उसका विघ्न होगा। व्यवहार में वो मन लगा कि नहीं पड़ रहा है, तो उसमें भी अक्षमता होगा। लेकिन संस्कृति की कारक यहाँ इसमें नहीं है, अक्षमता का ये संस्कृति कारक नहीं है। नेक्स्ट है एक समावेशी विद्यालय में शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना, एकदम करना होगा परवाह कैसे नहीं कीजिएगा आप। देखते हैं क्या कहा है, सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता। हाँ, ये हो सकता है,
शुरू बात में नहीं लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है। शिक्षार्थियों की अक्षमता का आपको परवाह नहीं करना है कि उसके अंदर क्या दिक्कत है। पूरा बात नहीं पढ़े थे ना, इसीलिए वैसा लगा कि नहीं होगा, लेकिन यही वाला सबसे उत्तर हो सकता है। आगे देखते हैं। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर नहीं कर सकते आप, ये ऑप्शन काट देते हैं पहले, ये काट दिए। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के लिए अधिगम परिणाम सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से नहीं, सबको हमको साथ लेके चलना है, तो ये भी कटेगा। शिक्षार्थी निर्योग्यता के अनुसार, निर्योग्य जो मूर्ख है उसको अलग कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो हमारा सबसे यही है कि हम क्या करेंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे कि बच्चे कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके परिणामों को सुधारना है हमको। आखिर नहीं कर पा रहे, जैसे हमने कुछ सवाल दिया, तो सवाल दिया बनाने के लिए, तो हम ये नहीं कहेंगे अरे तुमसे नहीं होगा तुम छोड़ दो, बाद बाकी बच्चे करो, ऐसा नहीं कर सकते हम सबका करेंगे और देखेंगे कि क्या गलतियां हुआ, उसको हम सुधार करेंगे। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। दूसरा देखते हैं, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के अच्छे मॉडल बन सकते हैं, अधिगम निर्योग नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में कह रहा है, उसको और सहयोग की ज़रूरत होती है जो सामान्यतः विद्यालयों में नहीं मिलता है। अब मान लीजिए ड्राइंग का टीचर नहीं है, म्यूजिक का टीचर नहीं है, तो सब चीज़ नहीं मिल पाया बच्चा को ना। किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है, तो किसके कारण हो सकती है, सोचिए आप। तो यहाँ पर जो होता है अनुवांशिक कारण भी हो सकता है, यदि माता पिता प्रतिभाशाली है तो बच्चे में चांस हो सकता है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त है। यानी बच्चे देखिए कहते हैं ना, हम लोग भी परिवार में कहते थे कि जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो टीवी मत चलाइए, उसको ऐसा माहौल दीजिए कि वो ध्यान से पढ़ सकें। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि लंबे समय तक निष्क्रिय रूप से सुनना, चुपचाप बैठ के सुन रहे हैं, ऐसे में वो क्या सीखेगा, कुछ नहीं। होमवर्क दे दिए पूरा करके इससे क्या सीखेगा, कुछ नहीं सीखेगा। तो हम बच्चे पे ये कह सकते हैं कि यह छूट दे सकते हैं कि क्या सीखा और कैसे सीखा, अब तुम ही बताओ, बच्चे पर ही हम छोड़ देंगे, तुम ही कोशिश करो, बताओ कि किस तरह सीखना चाहोगे। तो बच्चे पर हम दबाव डालेंगे तो ऑलरेडी आधा सीख लेगा। नेक्स्ट है, गति कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती। गति कौशल में ये क्या कहलाती है आपको बताना है। तो ये कहलाती है डिस्प्रैक्सिया। इसके मतलब स्पीडली वो नहीं पढ़ेगा, वो अटक अटक करके पढ़ेगा। इस पर मैंने वीडियो दिया है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट है अधिगम निर्योग्यता। यदि अधिगम निर्योग्यता है तो क्या हो गया, वो तो एक अवस्था है, उसको सुधार किया जा सकता है। स्थिर है नहीं, ये स्थिर कैसे है। देखिए बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हकला हकला कर शुरू में बोलते हैं, लेकिन बाद में उसमें सुधार हो जाता है ना। तो ये अस्थाई नहीं, ये एक चर है, ये सुधार हो सकता है। इसमें देखें जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति हानि करे, हानि करता है, बिल्कुल हानि करता है। अगर उसमें सुधार नहीं हुआ तो हानि करेगा। इसमें कहता है सुधार योग्य नहीं है, नहीं सुधार योग्य है। नेक्स्ट देखते हैं, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की एक प्रक्रिया के चरण है। समस्या समाधान के एक प्रक्रिया के चरण है। तो सबसे पहले हमें समस्या का पहचान करना पड़ता है। एक समस्या होती है, उसे हमें पहचान करना पड़ता है, उसमें संभावित युक्ति भी लगानी पड़ती, कैसे ठीक होगा, और परिणाम का आशा भी करते हैं हम कि इस युक्ति लगाएंगे तो ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे में बांट देते हैं अगर किसी समस्या को, तो उससे समाधान नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल में लेना चाहिए। भयंकर भूल नहीं, गंभीर टिप्पणी दे दी है, गधा कहीं का, बैल कहीं का, ऐसा टिप्पणी दे दी है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो गलतियां तो होगा है। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करता है, इसे सफलता के रूप में, ये भी तो सही नहीं लग रहा है। कितनी बार करेगा उससे क्या, आप उसको सुधारिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेरित करने की कोशिश करता है तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब जब वो बच्चा बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए, पहले बीच में टोक दीजिएगा ना
तो अटक जाएगा। जैसे मान लीजिए वो पहाड़ा पढ़ रहा है, पहाड़ा पढ़ते पढ़ते बीच में गलत बोल दिया, अगर हम वहीं टोक देंगे तो वो क्या होगा, वो आगे का पहाड़ा भूल जाएगा। उसको पूरा करने दीजिए और पूरा करने के बाद उसको बताइए कि यहाँ पर गलतियाँ हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है ना। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है, परीक्षा प्रारंभ हो जाता है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। पहले में तो पूरा मोटिवेटेड था, अब लेकिन नर्वस हो गया, हाथ पर ठंडा हो गया, उसका धड़कन तेज हो गया और इसी के कारण वो उत्तर नहीं दे पाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं। शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं थी। दूसरा, आत्मविश्वासी तो थी, तभी तो वो बोल रही थी कि हम एक A+ लाएंगे। नेक्स्ट है, शायद वह परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। नहीं, अगर ऐसा बात होता, अधिक सोचती, तो वो ये नहीं कहती हम A+ लाएंगे। उसको आत्मविश्वास था कि हम A+ ला सकते हैं। तीसरा, निरीक्षक की ड्यूटी पर है, वो अपना अध्यापक और स्वभाव यदि कोई निरीक्षक है वो कठोर है तो इसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर निरीक्षक लगभग कठोर ही होते हैं। शायद वो अचानक से उसके सामना नहीं कर पाई, है ना। कभी कभी हम लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इस बार यदि कुछ सामने शेर आ गया तो इस बार पकड़ लेंगे, उसको मार देंगे, ये करेंगे, लेकिन अचानक से कभी कभी हम संवेग हमारा काम नहीं कर पाता है, हम नर्वस हो जाते हैं। तो वही इसके साथ हुआ, सब चीज़ इसका ठीक था लेकिन अचानक वो नर्वस हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है सूचना के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाती है। यानी इसमें सूचना के विश्लेषण में कौन सी प्रक्रिया लाई जाती है, तो आपको ये बताना है। तो आप देखिए ऑप्शन को, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, वर्णन करना। तो इसका सही उत्तर है अंतर करना। अब मान लीजिए विश्लेषण करें तो आप तुलना करेंगे। ऐसा करने से ये होगा, अगर मान लीजिए किसी क्रिमिनल का विश्लेषण कर रहे हैं, अब मान लीजिए किसी, तो आप अंतर करेंगे, पहले वाला जो सस्पेक्ट था वो इस तरह किया और ये वाला सस्पेक्ट किया इस तरह किया, तो आप दोनों में तुलना कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, राजेश अति लोलुप पाठक है। अति लोलुप का मतलब होता है लालची, बहुत लालची है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त पुस्तकालय भी जाता है, मतलब पढ़ने वाला लालची है, उसको बहुत मन करता है पढ़ने, और तरह तरह की किताबें वो पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में भी अपने हाफ टाइम होता, टिफ़िन वगैरह टाइम, उसमें भी काम करते रहता है। और उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए शिक्षकों अथवा अभिभावकों को कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप पढ़ता है। वो पढ़ने स्वयं पढ़ता है, स्वयं सीखता है, आनंद लेता है, उसको मज़ा आता है। बहुत बच्चे आप देखे होंगे कि बहुत बच्चे को कहना पड़ता है होमवर्क करो, कुछ बच्चे अपने आप करके तैयार हो, उसको मज़ा आता है। तो उसे किसके रूप में सर्वाधिक बेहतर वर्णित किया जा सकता है, उसे हम किस कैटेगरी में यहाँ पर रखेंगे, आपको यही बताना है। तो ये जो है ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, इसका सबसे सही उत्तर है। इसको अंदर से प्रेरणा मिलती है, इसको कोई प्रेरणा देता नहीं है। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो दुखी हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उनकी अभिप्रेरणा कारण, कौन सी अभिप्रेरणा के कारण ऐसा वो करते हैं? तो ये जो है उनकी उपेक्षा को कम करने के लिए। अब देखिए, हमको करने का मौका मिलेगा, हमको भी लोग नाम लेंगे, देखो कितना बढ़िया बनाया। तो ऐसे में वो सोचता है कि हमको उपेक्षा कम होगा, हमको भी मौका मिलना चाहिए। उपेक्षा का मतलब उसको मौका ना देना। नेक्स्ट है, मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? तो शिक्षक को जो है विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। अगर आप समझते हैं, एक अच्छे शिक्षक बनने वाले हैं और आप समझ रहे हैं कि आपके मानव को बुद्धि विकास किस तरह कार्य करता है, आप में वो समझ है, तो आप सब शिक्षार्थियों के बारे में स्पष्ट रहेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विकास और सीखना
समाज संस्कृति संदर्भ में अपरिवर्तित, समाज से प्रभावित होता है मेरे भाई, ये हम नहीं मान सकते कि नहीं होता है। शिक्षार्थी एक निश्चित है, शिक्षार्थी कई तरीके से सीखता है, खेलना भी एक ज्ञान का तरीका है और वो समाज में सामाजिक कारक है। खेल से बच्चे सामाजिकता सीखते हैं, तो यही सबसे अच्छा है। बच्चे, छोटे बच्चों के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना 1 to 5, तो उसे खेल एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है उसके लिए। नेक्स्ट है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? आनुवांशिकता, जो माता पिता से उन्हें लक्षण आते हैं, और वातावरण का प्रभाव, इसके बारे में कौन सा सही है आपको ये बताना है। तो इसके बारे में वह समवयस्कों और पितरैक का सापेक्ष योगात्मक नहीं होता है। अगला देखते हैं, एक साथ परिलक्षित नहीं होते हैं। रुझान और आनुवांशिकता जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आनुवांशिकता 50-50% योगदान है? नहीं, समाज का कभी ज़्यादा हो सकता है। और तो इसमें सबसे सही होगा समवयस्क, मैंने अपनी उम्र के साथ वातावरण में सीखते हैं, और पितृक यानी जीन जो होते हैं माता पिता के, वो भी उसमें, इसका सापेक्ष योगदानात्मक नहीं। सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करके, इतना हुआ तो अगले बच्चे में इतना होगा, इस तरह नहीं होता, लेकिन होता है। तो यही वाला सबसे सही उत्तर है 26 का 1। नेक्स्ट देखते हैं, समाजीकरण जो है, हाँ थक गए थोड़ा सा। समाजीकरण जो है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है, यानी हमारे समाज में जो चल रहा है उसे ही हम कहते हैं समाजीकरण। अगर आप हिंदू समाज में हैं तो हिंदू समाज के नियमों का पालन करेंगे, अगर मुस्लिम समाज में तो मुस्लिम धर्मों का पालन करेंगे, तो उसी के साथ हमको अनुकूलन करना होगा ना। नेक्स्ट है, एक खेल टीचर जो है क्रिकेट के खेल में वो फील्डिंग को सुधरवाना चाहती है, बच्चे जो फील्डिंग करते हैं उसको सुधरवाना चाहती है, तो वो क्या करेगा? और सबसे अच्छा तरीका बताइए क्या करें? तो वो क्या करेगा? फील्डिंग का करवाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा फील्डिंग का प्रयास करवाएगा, है कि नहीं? जितना प्रैक्टिस करेगा फील्डिंग का उतना अच्छा फील्डिंग होगा उसका। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने बच्चों को यानी शिक्षार्थियों को मदद करना चाहती है, तो किस रूप में? देखते हैं कि वह एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोणों से देखें और उनकी सराहना करें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में, वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है, उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को खाली जगह करेंगे और अपने तरीके से अनेक परिप्रेक्ष्य विस्तृत करेंगे। तो विद्यार्थी सबसे पहले क्या करेगा उसको? तो विद्यार्थी क्या करेगा? उसको आत्मसात करेगा, पहले अपने अंदर उसको डालेगा, और जब वो सीख जाएगा तभी तो वो बोल कर पाएगा ना। ज़्यादा अच्छे से अगर आप बता पाएंगे, पहले आप खुद जानेंगे तभी तो। अगर मैं आपको बता रहा हूँ और मुझे ही नहीं आता है तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा? नेक्स्ट है, सीता हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। बच्ची है, जब उसे दाल और चावल दिए जाते तो वो दोनों मिला करके खाने लगती है। तो उसने जो है चीज़ों को करने के लिए स्कीमा में दाल और चावल को क्या किया? तो उसने स्कीमा में दाल और चावल अनुकूलित किया, उसमें अनुकूलित किया। वो उसको इसमें कोई समायोजन नहीं किया, मिलाया खा लिया, कुछ नई चीज़ें उसने किया नहीं, वो अनुकूलित कर लिया, हैबिटेट कर लिया अपने आप को उसके अनुसार कि ऐसे मिलाया जाता है और खाया जाता है। कुछ नया तो किया नहीं, अगर कुछ बदलाव कर देता तो उसको हम कहते हैं समायोजित किया। यह वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही 30 क्वेश्चन है, और मैं बहुत जल्दी आपका 2012 का क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, तो आप हमारे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।